हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 यूक्लिड की ज्यामिति की भूमिका। तो इस चैप्टर 6 में हम लोग यूक्लिड की ज्यामिति की भूमिका पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो इसका ऐतिहासिक परिचय को हम संक्षेप में पढ़ लेते हैं, नोट कर दिए हैं। तो सर्वप्रथम 300 BC मतलब कि ईसा पूर्व, ईसा से पहले, बी से बिफोर और सी से क्राइस्ट। तो बिफोर हो गया क्राइस्ट बनने की ईसा, तो ईसा से पहले यानी कि 0 ईस्वी से 300 साल पहले। तो सर्वप्रथम 300 BC में एलेक्जेंड्रिया के ग्रीक के गणितज्ञ यूक्लिड ने ज्यामिति ज्ञान को सैद्धांतिक रूप में अपनी पुस्तक एलिमेंट्स 13 खंडों में लिखा था। कौन सी पुस्तक लिखा था? एलिमेंट्स लिखा था, 13 खंडों में लिखा था। स्कूल में जो है अभी बहुत दिन से यूक्लिड की ज्यामिति के प्रथम 6 खंड पढ़ाए जा रहे हैं। प्रथम 6 खंड पढ़ाए जा रहे हैं अभी तक। और है इसमें कि ज्यामिति के विकास में मुख्यतः ग्रीक गणितज्ञों का योगदान तो है, किंतु कई भारतीय गणितज्ञ जैसे ब्रह्मगुप्त, भास्कर और आर्यभट्ट की भी ज्यामिति में काफ़ी अवदान रहा। तो काफ़ी लोग का योगदान रहा। इसके बाद है कि यूक्लिड ने अपने ज्यामिति शास्त्र में निम्नलिखित व्यापक स्वयं सिद्धों को इस्तेमाल किया है। तो इसको देख लीजिएगा, एच तक है। इसके बाद यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं हैं, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद जो है सांकेतिक चिन्ह है। सांकेतिक चिन्ह है तो सांकेतिक चिन्ह जैसे ए बी है, रेखा को सांकेतिक चिन्ह ए बी, मतलब कि इसमें रेखा में जो है दोनों तरफ एरो है। एरो का मतलब कि ये जो है इस तरफ भी, इस तरफ इसको बढ़ाया जा सकता है और इस तरफ भी बढ़ाया जा सकता है। इसको बोलेंगे सरल रेखा ए बी। किरण ए बी का मतलब कि इसमें एक तरफ फिक्स है और एक तरफ एरो रहता है, ठीक है। तो केवल इसको जो है इस तरफ ही बढ़ाया जा सकता है, इस तरफ नहीं बढ़ाया जा सकता है। किरण जो है, या किरण जो चलती है एक जगह से चलती है, तो इसलिए यहाँ से इसको इधर नहीं बढ़ाया जा सकता है, एरो इधर है, तो इसको कहते हैं किरण। इसके बाद हो गया आपका रेखाखंड ए बी। तो रेखाखंड ए बी किसको कहते हैं? ये आपका हो गया रेखा हो गया, यानी इसको इस तरह से इस तरह भी बढ़ाया जा सकता है और इस तरह भी बढ़ाया जा सकता है। और रेखाखंड जो है ए बी जो है, मान लीजिए ये 2 बिंदु है, इसका जो खंड हो गया ए बी, तो रेखाखंड ए बी हो गया। तो ए बी रेखाखंड ए बी का जो लंबाई होता है निश्चित होता है, मतलब कि ये 3 सेंटीमीटर का या 4 सेंटीमीटर रेखा का ये खंड हो गया। एल से जो है एल ए बी मतलब कि रेखाखंड ए बी की जो है लेंथ है, यानी कि लंबाई। इसके बाद कोण ए बी सी है। एम का मतलब कि कोण ए बी सी की माप है। इसके बाद त्रिभुज ए बी सी को कैसे डिनोट करते हैं? इस तरह से, तो मतलब कि त्रिभुज हो गया। इसका मतलब है सर्वांग-सम। इस जो चिन्ह है, यह जो चिन्ह है, इसका मतलब है सर्वांग-सम। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ सर्वांग-सम है, ठीक है। इसके बाद ये है ग्रेटर देन, ए बी जो है ग्रेटर देन डी ई। और इसके बाद इसका मतलब है ये तो बराबर है और ये लंब है और ये समानांतर का चिन्ह है। ए बी और सी डी रेखा समानांतर है। तो इस तरह से ये सांकेतिक चिन्ह है, जो कि हम ये समानांतर नहीं लिख के यदि सांकेतिक चिन्ह लिख देंगे तो समझ जाएंगे कि इसका मतलब वही है, समानांतर है। और इसके बाद जो है और भी है इसमें, रेखाखंड ए बी और सी डी एक दूसरे के समानांतर और बराबर हैं। यदि समानांतर और बराबर दोनों का चिन्ह हो जाएगा तो क्या होगा? इसका मतलब कि समानांतर भी हैं और बराबर भी हैं। इसके बाद वृत्त जिसका केंद्र सी ओ, मतलब कि सी ओ कोमा आर रहेगा, तो वृत्त जिसका केंद्र ओ है और जिसकी त्रिज्या आर है, ये चाप हो गया, चाप ए बी। इसका मतलब हुआ चाप ए बी। तो सांकेतिक चिन्ह को ध्यान में रखना है, याद कर लेना है। अब चलते हैं बिंदु की तरफ। बिंदु, रेखा और समतल। तो बिंदु क्या है? बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय वस्तु है जो अपरिभाषित है, जिसको अभी परिभाषित नहीं किया गया है। मतलब कि कुछ ऐसा परिभाषा इसको नहीं दिया गया है बिंदु का कि इसके कितना मोटाई हो सकती है, कोई निश्चित मोटाई हो सकती है, इसलिए इसको अपरिभाषित माना गया है। इसके लिए कोई स्पेशल पेन या पेंसिल नहीं विकसित किया गया है ताकि उसको कितने प्रेशर से दबाएं और जो आकृति उत्पन्न होगी उसको बिंदु कहा जाए, ऐसा कोई परिभाषा अभी तक नहीं दिया गया है, ठीक है। उसी तरह से रेखा भी है। रेखा भी एक अपरिभाषित ज्यामितीय वस्तु है जो बिंदुओं का संग्रह या समुच्चय है। यदि सभी बिंदुओं को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? एक रेखा हो जाएगा। तो रेखा भी क्या है? एक अपरिभाषित ज्यामितीय वस्तु है। इस तरह से रेखा हो गया। समतल रेखा,
सरल रेखा के जैसा ही समतल भी बिंदुओं का एक समुच्चय है। जैसे सरल रेखा है, ये सरल रेखा है बिंदुओं का समुच्चय, ये इसी तरह से ये समतल है। समतल ये पूरा मान लीजिए कि ये पन्ना जो है समतल है, तो ये क्या है कि बिंदुओं का समुच्चय है। तो इस तरह से यही है इसमें। इसके बाद आपतन गुणधर्म है। आपतन मान्यता है कि एक सरल रेखा पर कितना अनंत बिंदु होते हैं। इस सरल रेखा पर कितने बिंदु होंगे, अनंत बिंदु हो सकते हैं। और दूसरा है आपतन मान्यता है एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। और भी अनंत आपतन मान्यता है। इसके बाद साधारण प्रतिज्ञा है। प्रमेय 1 है। प्रमेय 1 है कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। इसको हम आगे बताएंगे नोट करके। इसके बाद जो है समानांतर और प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। समानांतर रेखा किसको कहते हैं और प्रतिच्छेदी रेखा जो मतलब कि एक दूसरे को काटे उसको प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगी। किरण ये भी। इसके बाद रेखाखंड है। रेखाखंड। इसके बाद कोण है, एंगल है, ठीक है। इसके बाद जो है कोणों का वर्गीकरण जो है, कोणों का वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। इसको हम आप लोगों को बता दे हैं कोणों का वर्गीकरण। तो चलिए कोणों का वर्गीकरण हम पढ़ लेते हैं। इसको हम नोट भी कर दिए हैं। तो कोणों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ एंगल। तो समकोण, राइट एंगल, किसी कोण की माप 90 डिग्री होने पर उसको क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ये इसका जो माप है 90 डिग्री, इसको समकोण कहेंगे। कोण ए और बी क्या है, 90 डिग्री है। इसी तरह न्यून कोण, जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम होती है उसे न्यून कोण कहते हैं। तो कोण की माप जिसका 90 डिग्री से कम हो, यानी कि ये क्या है, ये 90 डिग्री है। ये जो है 90 डिग्री है। तो इससे जो कम होगा कोण वो न्यून कोण कहलाएगा। 50 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 80 डिग्री, 80 डिग्री, 85 डिग्री, सब क्या है, न्यून कोण है। सरल रेखीय कोण या रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल, जिस कोण की माप 180 डिग्री के बराबर हो उसे सरल रेखीय कोण कहते हैं। कोण ए ओ बी जो है, कोण ए ओ बी 180 डिग्री है। ये जो कोण है 180 डिग्री है। जिस कोण की माप 180 डिग्री के बराबर उसे सरल रेखीय, एक रेखा जो खींचेंगे और ये जो कोण प्राप्त होगा आधा पूरा, तो ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री कोण। इसके बाद अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, इस ऑब्ट्यूज एंगल, तो जिस कोण की माप 90 डिग्री से 90 डिग्री से ज़्यादा, ये आपका 90 डिग्री है। ये क्या है, 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री से ज़्यादा, किंतु जो ये 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। ये जो है 180 डिग्री है। तो 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम होती है उसे अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ से लेकर जो है, यहाँ से लेकर जितना भी कोण आएगा ये सब आएगा, ये अधिक कोण में आएगा। कोण ये भी जो है 120 डिग्री है। यहाँ से लेकर यहाँ पर 120 डिग्री है, जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा है, 180 डिग्री से कम है, तो इसको अधिक कोण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। यह हो गया। इसके बाद है पूरक या अनुपूरक या कोटिपूरक। इस तीनों नाम को याद कर लेना है, ठीक है। और इंग्लिश में भी याद कर लेना है, कम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक या अनुपूरक या कोटिपूरक, ये तीनों मान तीनों जो नाम है एक ही कोण का नाम है, तो तीनों नाम को याद कर लेना है ताकि आगे जाके कन्फ्यूजन नहीं हो कि समपूरक कोण किसको कहते हैं। तो इसलिए पूरक, अनुपूरक या कोटिपूरक, पूरक या अनुपूरक या कोटिपूरक कोण, कम्प्लीमेंट्री एंगल, इंग्लिश में भी याद कर लीजिएगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल, चारों ये एक ही है। यदि दो कोणों की माप का जोड़ 90 डिग्री अर्थात एक समकोण हो तो ये परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। अर्थात यदि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90 डिग्री है तो कोण 1 और कोण 2 एक दूसरे के पूरक कोण होंगे, ठीक है। यदि कोण 1 40 होगा तो उसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़, दोनों पूरक कोणों का जो क्या होता है 190 डिग्री होता है, एक समकोण होता है। ये आप समझ गए। पूरक या अनुपूरक या कोटिपूरक, पूरक या अनुपूरक या कोटिपूरक कोण या कम्प्लीमेंट्री एंगल, ये जो क्या है दोनों इसमें दो कोणों की मापों का जोड़ 90 डिग्री होता है। ये हो गया। अब देखिए अगला है समपूरक कोण। समपूरक कोण, यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल, यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री एंगल था, यहाँ पर है सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण, इसका एक ही नाम है, ठीक है। ये तो यदि दो कोणों की माप का जोड़ 180 डिग्री हो, अर्थात दो समकोण है, दो समकोण यानी कि एक समकोण में 90 डिग्री होता है और दो समकोण में क्या हो जाएगा, 90 गुना 2 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये परस्पर समपूरक कोण कहलाते हैं। अर्थात यदि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री हो तो कोण 1 और कोण 2 एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे।
ये हो गया। यदि कोण 1 60 डिग्री होगा तो कोण 2 क्या हो जाएगा, 120 डिग्री होगा। उसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो गया। अब एक लास्ट में कोण है पुनर्युक्त या प्रतिवर्ती कोण। पुनर्युक्त या प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। जो कोण दो समकोण से बड़ा यानी कि 180 डिग्री से बड़ा और चार समकोण 360 डिग्री से छोटा हो उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो इस तरह से यदि 180 डिग्री ये आपका हो गया, 180 डिग्री इससे बड़ा और इससे बड़ा, इससे बड़ा, और ये जो 360 डिग्री है, ये 360 डिग्री 0 डिग्री कहिए या इसको 360 डिग्री ऐसे कीजिएगा तो 360 डिग्री होगा। तो इससे छोटा होगा माने कि इधर यहाँ से लेकर 180 डिग्री से लेकर और 360 डिग्री के बीच में जितना भी एंगल आएगा ये सब क्या, इसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल या पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। तो इस तरह से हम लोग क्या पढ़ें, मान लीजिए एक ये आपका हो गया, ये रेखा हो गया, ठीक है, ओ बिंदु हो गया, ओ बिंदु हो गया। तो इसको कहेंगे न्यून कोण, न्यून कोण कहेंगे इसको, न्यून कोण। इसको कहेंगे क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे, इसको समकोण कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अधिक कोण, इसको कहेंगे अधिक कोण। और इसको कहेंगे सरल रेखा कोण, इसको कहेंगे सरल रेखा कोण या ऋजु कोण, कहेंगे सरल रेखा कोण या ऋजु कोण। और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्या, पुनर्युक्त या प्रतिवर्ती कोण, पुनर्युक्त या प्रतिवर्ती कोण। इस तरह से हम लोग क्या समझ लिए, इसको कहेंगे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एक्यूट एंगल, इसको एक्यूट एंगल, इसको ये कहेंगे राइट एंगल, इसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, इसको कहेंगे स्ट्रेट एंगल, और इसको क्या कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो इतना ध्यान रखना है। और एक चीज़ क्या पढ़े, दो चीज़, पूरक या अनुपूरक या कोटिपूरक, जो दो कोण की माप का जोड़ 90 डिग्री होगा तो ये परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। और यदि दो कोणों की माप का जोड़ 180 डिग्री होगा तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल या समपूरक कोण कहलाते हैं। अब इस चैप्टर में एक है प्रमेय, प्रमेय 1, प्रमेय है, थ्योरम है। ये जो थ्योरम है इसको याद रखना है। प्रमेय जो है यहाँ पर प्रमेय है लिखा हुआ है, प्रमेय 1। तो जब यहाँ पर से हम ज्यामिति शुरू कर दिए हैं तो आपका जो प्रमेय 1 से लेकर ये हम लोग नंबर वाइज याद रखेंगे, ठीक है। प्रमेय को एकदम कंठस्थ कर लेना है। प्रमेय आपका 40-41 को प्रमेय है, ठीक है। तो नंबर वाइज प्रमेय से हम प्रमेय को एकदम कंठस्थ कर लेंगे, ठीक है। तो प्रमेय जो है 41 तक प्रमेय हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो हम प्रमेय 1 शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो प्रमेय 1 में देख लेते हैं क्या है। प्रमेय 1 है कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ मतलब कि एक ही बिंदु दोनों रेखाओं में नहीं हो सकते हैं। जैसे दो भिन्न रेखाएं हैं, ये मान लीजिए ये रेखा है और ये रेखा है। तो इस रेखा में कह रहा है, प्रमेय कह रहा है कि इस दोनों रेखाओं में एक से अधिक बिंदु है उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। मतलब कि क्या कोई ऐसा बिंदु है जो कि दोनों रेखाओं में फिर एक से बार मिल जाए, यदि ये मिलेगा तो यहाँ से मुड़ जाएगा तो फिर रेखा होगा ही नहीं। तो इस तरह से यही प्रमेय कह रहा है कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं, केवल एक ही हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। जैसे दो समानांतर रेखाएं हैं, यदि दो समानांतर रेखाएं हैं तो समानांतर रेखाओं में तो एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होगा, लेकिन यदि वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो एक बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है। एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता है, केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ हो जाएगा। यानी उभयनिष्ठ मतलब कि दोनों रेखाओं पर स्थित होगा, तो दोनों रेखाओं पर एक ही बिंदु होगा, तो वैसा एक से अधिक नहीं होगा। तो प्रमेय 1 यही कहता है। तो अब चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। ये आपका हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। तो प्रश्नावली 6 जो है इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 6 में है, प्रश्नावली 6 कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो चलिए इसी किताब में ही इसको पूर्ति कर देते हैं। पहला का यह है कि किसी सरल रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। तो किसी सरल रेखा है, तो मान लीजिए कोई सरल रेखा है, ये आपका सरल रेखा है, ये सरल रेखा है। तो
सरल रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, तो यहाँ पर कितने बिंदु है, इसमें अनंत बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, कि इस क्या लिखेंगे कि अनंत बिंदु होते हैं। इसका आपतन मान्यता भी है कि एक सरल रेखा पर क्या होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा अनंत बिंदु, अनंत, पहला का ए का भराएगा अनंत बिंदु। ठीक है। बी है कि किसी बिंदु से सरल रेखाएं खींची जा सकती है। मान लीजिए कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कोई बिंदु है, तो इस बिंदु से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस बिंदु से मान लीजिए एक ये रेखा खींचा गया, फिर एक ये रेखा खींचा गया, तो इस तरह से इस पे जो है कि अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। किसी बिंदु से अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती है। ऑप्शन मान्यता 2 में है कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, बी में भी भराएगा अनंत। ठीक है, बी का भी हो जाएगा अनंत ही भराएगा, यहाँ पर अनंत, दोनों में ए और बी में क्या होगा, अनंत होगा। सी कह रहा है कि दो भिन्न भिन्न सरल रेखाएं अधिक से अधिक कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। तो दो भिन्न सरल रेखाएं अधिक से अधिक, अभी हम लोग प्रमेय 1 पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं प्रमेय 1 में, कि दो भिन्न रेखाएं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। मतलब कि दो भिन्न सरल रेखाएं अधिक से अधिक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दो भिन्न सरल रेखाएं अधिक से अधिक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। अब डी नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें है कि दो भिन्न बिंदुओं से अधिक कितनी जो है अलग अलग रेखाएं गुजर सकती हैं। दो भिन्न बिंदुओं से अधिक कितनी अलग अलग रेखाएं गुजर सकती है। तो मान लीजिए यहाँ पर दो भिन्न बिंदु हैं, एक मिनट, यहाँ पर मान लीजिए कि दो भिन्न बिंदु हैं, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन है आपका, दो भिन्न बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पर ये बिंदु है और ये बिंदु है, आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा है। तो दो भिन्न बिंदुओं से अधिक कितनी अलग अलग रेखाएं गुजर सकती हैं। तो यहाँ पर ये इस बिंदु से इस तरह से गुजरेगी और यहाँ से एक ऐसे गुजरेगी। तो यहाँ पर जो है कि इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा छोड़ दिया है, शायद छोड़ दिए हैं कि जो मतलब कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सके। ठीक है, जो यहाँ पर लिखना चाहिए था कि जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते हैं, तो दोनों यदि समानांतर रेखाएं होगी तो दो भिन्न बिंदुओं से अधिक एक भर देंगे, एक हो सकता है, एक अलग अलग रेखाएं गुजर सकती हैं कि जो कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सके, तब जाके होगा एक अलग अलग रेखाएं गुजर सकती है। मान लीजिए कि अगर ये समानांतर नहीं होगी तो यहाँ कहीं ना कहीं जाके अगर ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा भी इधर होगा तो कहीं ना कहीं जाके ये प्रतिच्छेद कर देगा। तो यहाँ पर यदि इसमें लिखा रहता कि दो भिन्न बिंदुओं से अधिक खाली स्थान अलग अलग रेखाएं गुजर सकती हैं यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सके, तो यहाँ पर एक भराएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि वो समानांतर नहीं होगा तो आपको एक एक अलग रेखाएं समानांतर यदि होगा तो एक एक अलग रेखाएं गुजर सकती है, यदि समानांतर नहीं होगा तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देगी। तो इस तरह से आपका इसमें लिखना चाहिए था, मेरे हिसाब से, मेरे समझ से इसमें लिखना चाहिए था कि यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकें। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का ए है, दो दिए गए बिंदु ए और बी से कितने खाली स्थान है, यहाँ पर कितने रेखाखंड निर्धारित होते हैं। तो रेखाखंड किसे कहते हैं, पहले ये हम समझ लेते हैं। तो किताब में आपको दिया हुआ है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, लाइन है पी क्यू पर ए और बी दो बिंदु लें तो ए और बी के बीच के भाग को रेखाखंड ए बी या रेखाखंड बी ए कहा जाता है। ये पी क्यू जो लाइन है, पी और क्यू रेखा जो है, इस पर दो बिंदु लेना है ए और बी। ठीक है, और ए और बी के जो बीच का जो भाग हुआ, ये ए और बी के बीच का जो लंबाई कहिए या भाग कहिए, तो ये ए और बी के बीच के भाग को रेखाखंड ए बी कहें या चाहे बी ए कहें, बात बराबर है। इसके दो प्रांत बिंदु ए और बी है। ठीक है, इसको रेखाखंड को संकेत में ए बी लिखा जाता है, ए बी लिखा जाएगा और इस पर
ए की ओर रहेगा, एरो का चिन्ह नहीं रहेगा। एरो का चिन्ह दोनों तरफ से कहीं पर नहीं रहेगा, क्योंकि यदि एरो का चिन्ह हो जाएगा दोनों तरफ तो रेखा कहला जाएगा, और एक तरफ रहेगा तो किरण कहलाएगा, ठीक है, और नहीं रहेगा तो रेखाखंड कहलाएगा। ये आपको पिछले क्लास में हम बताए थे कि ये सब जो सांकेतिक चिन्ह है, सिंबॉलिक नोटेशन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपको हम बताए भी थे। तो आप समझ गए कि रेखाखंड किसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दो दिए गए बिंदु ए और बी से कितने रेखाखंड निर्धारित होंगे। ए और बी है, दूसरा क्या है, तो ये आपका पी क्यू लाइन हो गया, पी क्यू लाइन हो गया, पी क्यू लाइन हो गया। तो दो दिए गए बिंदु ए और बी है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ये बी है। तो ए और बी से कितने रेखाखंड निर्धारित होंगे, केवल एक ही निर्धारित होंगे, क्योंकि एक ही रेखाखंड निर्धारित होंगे, क्योंकि ये जो रेखाखंड ये तो इधर कहीं तक जा सकता है, कहीं तक बढ़ा सकते हैं इसको, और इधर भी इसको, ये जो रेखाखंड है इसको भी कहीं तक बढ़ा सकते हैं। तो ये रेखाखंड नहीं हुआ ना ये रेखाखंड हुआ, आपको एक ही रेखाखंड निर्धारित होगा, ठीक है। ये हो गया ए बी, एक रेखाखंड निर्धारित हो गया, यहाँ पर लिखे हुए हैं एक रेखाखंड निर्धारित होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा एक। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि ए बी सी तीन संरेख बिंदु हो तो इनमें कितने रेखाखंड निर्धारित होंगे, ठीक है, खाली स्थान है, कितने रेखाखंड निर्धारित होते हैं यदि ए बी सी तीन संरेख बिंदु है। तो वही पी क्यू मान लीजिए कि ये लाइन है, उस पहला में 2 बिंदु था, इसमें 3 बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका हो गया पी क्यू रेखा हो गया, और ये बिंदु संरेख मतलब कि एक ही रेखा पर, तो ये बी और सी। तो इसमें देखिए कितने रेखाखंड निर्धारित होंगे। यहाँ एक हो गया ये, और ये आपका हो गया 2 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, और एक कौन हो गया, ए सी। 3 रेखाखंड इसमें निर्धारित होंगे। एक ये आपका ए बी हो गया, एक बी सी हो गया, ठीक है, एक बी सी हो गया, और एक ए सी हो गया, एक ए सी हो गया। तो इसमें जो है 3 रेखाखंड निर्धारित होंगे। कौन कौन सा रेखाखंड हो जाएगा, ए बी रेखाखंड, इसके बाद बी सी रेखाखंड, इसके बाद ए सी या सी ए सी रेखाखंड। तो इसमें जो है 3 रेखाखंड कौन कौन सा निर्धारित होंगे, एक रेखाखंड, 2 रेखाखंड और एक ए सी, 3 रेखाखंड निर्धारित होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा यदि ए बी सी 3 संरेख बिंदु है, 3 से 3 रेखाखंड निर्धारित होंगे, 3 यहाँ पर हो जाएगा आंसर 3, इसका रिक्त स्थान भरा जाएगा 3, ठीक है। दूसरा का सी देखते हैं कि यदि बी रेखाखंड ए सी का आंतरिक बिंदु हो, यदि बी जो है, अच्छा यदि बी बिंदु जो है रेखाखंड ए सी का, रेखाखंड ए सी जो है रेखाखंड है ये, मतलब कि इसका लंबाई निर्धारित है, रेखाखंड ए सी का आंतरिक बिंदु हो और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर हो। बी सी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर हो, और ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर। ए सी पूरा जो है ये आपका 10 सेंटीमीटर है, ए सी 10 सेंटीमीटर है, ए सी 10 सेंटीमीटर हो, तो रेखाखंड ए बी की लंबाई, ए बी की कितना हो जाएगा, ए सी माइनस क्या हो जाएगा, बी सी, तो 10 में से 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रेखाखंड 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। डी कह रहा है क्वेश्चन कि यदि ए और बी 2 बिंदु इस प्रकार हो कि डी ए बी बराबर 0, तो ए और बी क्या होंगे, खाली स्थान भरना है। तो डी मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन ए और बी, यदि डी ये आपका हो गया ए बी, ये मान लीजिए कि ए बी और डी ए बी मतलब कि ए और बी के बीच की दूरी जितना भी है, आपको मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो इसको कहते हैं डी ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए और बी के बीच की दूरी। तो यहाँ पर जो डी है क्वेश्चन में है कि डी ए बी क्या है, 0 है, डी ए बी 0 है, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी 0 है। तो यहीं पर ए है, यहीं पर ए है, और यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर यही बिंदु ए है और यही बिंदु बी है। तो दोनों बिंदु क्या होंगे, समपाती होंगे। जैसे रेखा समपाती होते हैं, रेखा जो समपाती रेखा किसको कहते हैं, जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले, तो उसको बोलते हैं समपाती रेखा। जो एक दूसरे को, मान लीजिए कि एक रेखा ये है और दूसरा रेखा भी इसी पर एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले, उसको बोला जाता है समपाती रेखा। उसी तरह से बिंदु है जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले, मान लीजिए ए बिंदु ए है और बी बिंदु भी यही है, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 0 है। तो जो एक बिंदु है दूसरे बिंदु को पूरी तरह से ढक ले रही है, तो इसको क्या कहेंगे कि समपाती होंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कि ए और बी समपाती होंगे, ठीक है, समपाती। ई है कि सरल रेखाएं एल और एम समानांतर होगी यदि दोनों में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या, सरल रेखाएं एल और एम है, एल और एम
एल और एम जो है ये समानांतर कब होगा, जबकि दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब कि दोनों रेखाओं में एक ही बिंदु क्या होगा, जीरो होगा, शून्य होगा, शून्य होगा। यदि उभयनिष्ठ बिंदु एक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। उभयनिष्ठ बिंदु जब उभयनिष्ठ बिंदु जब हो जाएगा दोनों रेखा में तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद कर देगी। तो प्रतिच्छेद कर देगी तो समानांतर होने का सवाल ही नहीं उठेगा। इस तरह से समानांतर यदि रेखा होगा तो दोनों में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्लास में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन किए और यूक्लिड की ज्यामिति के बारे में पढ़े और इंट्रोडक्शन किए और प्रश्नावली 6 का पहला दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो अगले क्लास में हम 3 से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।